हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हमारा चल रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और आज हम चैप्टर को अंतिम क्रम करेंगे और उसी के साथ फिर क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग आपका देख लेंगे। तो कल जो है हमने इस अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका मनरेगा के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और कौन कौन सी चीजें और अन्य थी इनको हम लोग आपका देख चुके थे। तो आज बेसिकली हमको यहां से अपना लेक्चर प्रारंभ करना है। सरकार के पास विशेष समूह की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी है। कह रहे हैं जो आपका कुछ विशेष समूह हैं उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे अन्य आपका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाती है और कह रहे कि यही श्रृंखला है, यही क्रम है जिसमें सरकार क्या करती है, अपने कार्यक्रम को आपका चलाती है। इसके अंतर्गत निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह करने के लिए पेंशन देती है। ऐसे बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है उनको जीवन जीने के लिए सरकार पेंशन देती है। अति निर्धन महिला और अकेली विधवाएं भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। जो आपकी गरीब महिला हैं वो भी इसके अंतर्गत हैं, जो आपकी विधवा और अकेली महिला हैं वो भी इस योजना के जो है अंतर्गत आती है। सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की कुछ योजनाएं आरंभ की है। सरकार क्या कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी योजनाओं को लेके आ रही है गवर्नमेंट, ताकि हेल्थ क्षेत्र में अगर हम लोग इंश्योरेंस करते हैं तो जो अचानक हमारे सामने विपदा यानी कि जो बीमारी के रूप में खड़ी हो जाती है, हम कुछ प्रीमियम देके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हम उस सुरक्षा को जो आपका जोखिम है उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार क्या लेके आ रही है, गरीब लोगों के लिए सुरक्षा बीमा का प्रदान करने की जो योजना है वो लेकर आ रही है। कह रहे हैं वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को खाता खोलने के लिए आपका प्रोत्साहन किया गया है। अब कह रहे हैं कि आप देखेंगे 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी और इसमें ये एक ऐसी योजना बनाई थी कि भारत के जितने लोग हैं उनको आपका प्रेरित किया जाए, किसके लिए, बैंक खाता खोलने के लिए। क्या किया जाए, खोलने के लिए प्रेरित किया जाए। बचत के अभ्यास को बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अंतर्गत लाभ तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाते में हस्तांतरित करना और प्रत्येक खाताधारी को 1 से 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और जीवन रक्षा का अधिकार था। देखिए, खाता खोला गया आपका जनधन अकाउंट। सरकार की मंशा ये थी कि अगर हम लोग अभी जब वित्तीय समावेशन की बात आई तो उसमें बैंकिंग सिस्टम का हमने आपका डेवलपमेंट देखा। तो बैंकिंग सिस्टम के जो पहला चरण है उसके 3 चरण हैं। तो पहले चरण में था कि भारत में लगभग आपका 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत में बैंक अकाउंट नहीं था, खाता नंबर नहीं, खाता संख्या नहीं थी। तो ऐसे लोगों को सरकारी सहायता पहुंचाना एक अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि बीच में चैनल इतने बन जाते थे। अगर किसी को 100 रुपए भेजे गए हैं तो अल्टीमेटली उसको 20 रुपए ही मिलते थे। सरकार ने कहा कि गरीब को अगर सीधा जितना पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो भी अन्य संस्था कार्यक्रम के तहत मिल रहा है वो सीधा उसके खाते में जाना चाहिए, ताकि उसको सीधा उसका लाभ मिल सके, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। इसीलिए यही सरकारी उद्देश्य ऐसा रहा जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपका लाभों और आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला रहा। ठीक, और इसी से क्या हुआ कि सरकार अब सीधा पैसा कहां भेज देती है, खाते में भेज देती है। प्रत्येक खाताधारी को 1 से 2 लाख रुपए का आपका जीवन बीमा मिलता तथा जीवन रक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत मिल गया। अब यानी कि आप 1 रुपए 2 रुपए से 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। ठीक, अब इसी के साथ अब देखते हैं चैप्टर की समीक्षा की। जो
निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा, यानी कि जो हमने गरीबी को दूर करने के लिए जो भी हमने कार्यक्रम चलाए हैं, उन कार्यक्रम में उनकी समीक्षा की जानी चाहिए, आखिर में कितने आपके सफल हुए। तो सबसे पहले निर्धनता निवारण के जो कार्यक्रम हमने पढ़े हैं, इन कार्यक्रम में आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को पूछ सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। 4.7 निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयास परिमाण तब सामने आए जब कुछ राज्यों की अपेक्षा में निर्धनों की संख्या, उनका प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे चला गया। तो हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह का, और खराब प्रदर्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को भी हमने देखा। एक, निर्धनता, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियां चलाने के बाद भी देश में कई भाग में अभी भी गरीबी पाई गई। अधिक निर्धन निवारण नीतियों के पीछे 7 दशक यानी कि 70 साल से निरंतर विकास होता रहा, फिर भी इसमें कुल मिलाकर क्रांतिकारी परिवर्तन आपका नहीं आया। यानी कि जिस तरह का बदलाव हमको मिलना चाहिए था, वो उस तरह का जो बदलाव है आपका इस कार्यक्रम के तहत भी नहीं आया। कार्यक्रम के नाम बदलते रहे और कहीं इन कार्यक्रम को मिलाकर एक नया बना दिया गया। तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम रहे, तो किंतु किसी भी कार्यक्रम में ना तो उत्पादन परिसंपत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया और ना ही कोई उत्पादन और प्रक्रिया में, ना ही जरूरतमंदों की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रयास आए। इन कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे विद्वानों ने इसे सफल क्रियान्वयन से 3 बड़े पक्षों को स्पष्ट किया है। इनको सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डालता है, भूमि और अन्य परिसंपत्ति के वितरण में विषमानता के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय गैर निर्धन लोग ही उठा पाते हैं। कह रहे जो काम तो आया है आपका गरीबी को दूर करने के लिए, वो आपका गरीबों के लिए, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहे हैं, लाभ किनको मिल रहा है? जो लोग गरीब है ही नहीं। निर्धनता की गहनता की तुलना से इन कार्यक्रम में कई आवंटित संसाधन निहित ही पर्याप्त रहे हैं। यही नहीं, यह कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारी के सहारे ही बाप के चलते रहे। क्या रहा? बैंक और सरकार ही ने बाप की चलाती रही। ठीक, इनमें अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव और अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय सशक्त वर्गों ने अनेक प्रकार के दबाव के कारण संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी ही होती है। इन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर संस्था भी, भागीदार भी आपकी शून्य हुई। सरकारी नीतियों ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस जन समुदाय की सुध भी नहीं ली जो निर्धनता रेखा या उसके जरा सी ऊपर रहा। इससे यह भी स्पष्ट है कि केवल उच्च समृद्धि ही निर्धनता का पर्याप्त नहीं है। निर्धनता की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन असंभव है। कह रहे कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस काम से आप ये देख पाओ और क्या नहीं है, वो क्रियान्वयन आपका सफल नहीं है। निर्धनता का वास्तविक अंत तभी होगा जब निर्धन अपने सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना आरंभ करेंगे। ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनता द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और उनके सशक्त होने से ही संभव हो पाएगा। इससे रोजगार के अवसरों की संरचना होगी और इससे आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा तथा स्वास्थ्य तथा साक्षरता ऊंचे उठेंगे। साथ ही निर्धन ग्रस्त का सही पहचान कर पाएंगे। और क्या होगा? देखिए, वहां सड़क, स्कूल, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवाएं, प्रशासन जैसी संस्थान पर आधारित संरचना भी उपलब्ध करानी होगी। यानी कि कुल मिलाकर जितनी सरकार ने योजना चलाई है या तो उनके नाम बदल दिए हैं, नाम नहीं बदले तो उनको कई कार्यक्रम को जोड़कर एक कार्यक्रम कर दिया है। दूसरा, जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए वास्तविक रूप में उनको नहीं मिला।
70 साल से चाहे हमने कितना भी काम किया, हम लोग उत्पादन में और स्किल में हम कुछ काम नहीं कर पाए बढ़िया, वो यूं ही टंगी रह गई। क्लियर हो गया। और भ्रष्टाचार इस लेवल पर था, और कुछ योजनाओं को जो अधिकारी हैं वो आपको जनता तक समझा ही नहीं पाए, और कुछ योजना केवल जिलों तक ही अटक कर सीमित रहेगी, आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो कुल मिलाकर जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हमें इन 70 साल में देखना था, वो हमको देखने के लिए मिला ही नहीं। और क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे सामने निकलकर खड़ा हुआ। तो ये समीक्षा थी। एक बार अगर कुछ समीक्षा में पूछना है, कुछ देखना है, तो आप लोग देख सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, रोजगार कार्यक्रम में कुप्रबंधन ही लोगों को ऐसे कम आमदनी वाले काम करने के लिए बाध्य करता है। अगर गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो लोगों को इस तरह से जो काम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो नहीं करना होगा। चलिए, तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, और एक चैप्टर के पढ़ने के बाद हमने निर्धनता को देखा, गरीबी क्या है, गरीबी क्यों है, कैसे समाप्त हो सकती है, कौन सी योजना चलाएं, उन योजनाओं की समीक्षा की, यानी कि सारे पहलुओं को पढ़ा। अब पहुंचते हैं फाइनली कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर। ठीक, तो अब हम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 7.5 दशक की यात्रा कर चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया है। चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने निर्धनता निवारण को ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। देश में निर्धनताओं की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से निर्धनता का अनुपात कम है। यदि हम इस काम के लिए बहुत विशाल धन आवंटित करें और खर्च की जा रही चूंकि देखें, किंतु फिर भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। एक कैसे हैं, लक्ष्य से बहुत दूर है। प्रति व्यक्ति आय औसत जीवन स्तर में सुधार है। बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति के दिशा में कुछ प्रगति आवश्यक हुई है, किंतु देश के तुलना में हमारी प्रगति आपका प्रभावहीन है। यानी कि हम बढ़े तो हैं, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। यही नहीं, विकास के लाभ हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस होना चाहिए, जिस तरह से विकास सब लोगों पर पहुंचे, वो आपका हर क्षेत्र में तक आपका नहीं पहुंच पाया है। वैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटी पर हमारे देश में कुछ आपके क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंश तो कुछ आपका विकसित देशों के भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। फिर भी बहुत बड़ा समुदाय जो अभी भी निर्धनता के दुष्चक्र से मुक्त नहीं हो पा सका है, यानी कि वो अभी भी क्या नहीं हो पाया, उससे आजाद आपका नहीं हो पाया है। तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें रही हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जिन पर आप बात कर सकते हो। अब देखिए, रामदास कोबड़ा की मंजिल विहीन सड़क की कहानी, इसको स्वयं पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सारा पढ़ा चुका हूं, इतना पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम सीधे एक बार फिर मैं कहूंगा, चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। किसी का कोई भी कुछ भी डाउट हो चैप्टर से संबंधित, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। आप लोग अपनी बुक को रिवीजन कर लीजिए, पन्ना पलट कर देखिएगा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने मिला है, कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान करने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। उत्तर देखिए, कैलोरी
आधारित क्या कह रहे हैं, कैलोरी आधारित तरीका, कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें 2100/2400 कैलोरी का सिद्धांत है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए ऐसे में मानव जीवन के लिए, क्या कह रहे हैं, मानव जीवन के लिए यह तरीका उपयुक्त नहीं है। कैसा है? उपयुक्त नहीं, क्योंकि यह एक संतुलित आहार की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। कैसा है? आवश्यकता का जो आहार है उसको पूरा आपका नहीं करता है। एक व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता युक्त चीजों का होना आवश्यक है, जैसे बिजली, पानी, स्वच्छता, मकान, कपड़ा, शिक्षा, पोषक युक्त भोजन, ये सब होना आवश्यक है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे।
ये वाला पेज कॉपी करिए। आगे देखें, देखिए अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मनरेगा क्या है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए मनरेगा एक मिनट रुकिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा है, जो भारत में 100 दिन के, या ऐसे लिख सकते हैं वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। क्या करता है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। ठीक, इसको 7 सितंबर कितना 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के एक परिवार में से एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सरकार उपलब्ध कराएगी। लिख लीजिए। अब देखिए, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को मैं अब आपको बुक में से जो चैप्टर है आपको उसमें से ढूंढवाऊंगा और आपको लिखवाऊंगा। देख लिया बच्चों? हो गया पूरा कंप्लीट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान देके देखते हैं।
देखिए, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए, यानी उससे मुक्त होने के लिए रोजगार सृजन के कार्यक्रम का क्यों महत्वपूर्ण है, अब मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं भारत में कि आपकी निर्धनता दूर हो, तो निर्धनता दूर होने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से रोजगार कार्य किए जाएं, सृजन किए जाए, जिनसे ये निर्धनता आपकी दूर हो जाए और क्यों महत्वपूर्ण है, आप मुझे बताइए। अब मैं आपको चैप्टर में से ही दिखाता हूं आपको। जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे आपको पता नहीं लगेगा। अब देखिए, अब यहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा देखिए, ये देखिए, ये अगर इनको पूरा आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसकी जो मेन पॉइंट मैंने आपको गोल कराए हैं ना, उसी से आपको पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको निकलकर सामने आ जाएंगे। ठीक, कि निर्धनता क्या संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी रहता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगारी और कभी कभी काम मिलना आदि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में ऋण लेने के लिए विवश होता है और इससे निर्धनता अब आपकी बरकरार रहती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए इसके विषय में और आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्या है। चलिए इसको करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो कैलोरी आधारित है, और अगर मैं कैलोरी की जगह आपसे पूछूं कि एक गणना आई थी उसमें आपका पैसे की बात की गई थी, 816 रुपए और 1000 रुपए की बात हो रही थी, क्या वो गणना उपयुक्त थी, आप मुझे बताइए। बताइए मुझे प्यारे बच्चों, क्या वो गणना आपके लिए उपयुक्त थी। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा और गौर करना है आपको। देखिए, ये था ना, यही आंसर किया है हमने अभी। 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी न्यूनतम उपभोग की बात कर रहे थे, और अगर हम पैसों में 2011 में देखें तो 816 रुपए प्रति व्यक्ति और 1000 रुपए आपका शहर में। क्या ये जो मापन है 2011-12 का, क्या ये निर्धनता निवारक में आपका पर्याप्त है, आप मुझे ये बताइए। तो ये मानक हमें दिखाया गया है, देखिए फिर आगे बात करेंगे। देख लिया आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं इनको एक बार देख लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिए, शेष क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।